हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 10 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 70 और इस वर्कशीट में हम लोग कृतिका जो आपकी किताब है उससे साना साना हाथ जोड़ी भाग 1 को करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठंड में तो वैसे आपकी पढ़ाई थोड़ी प्रभावित हुई होगी, लेकिन फिर भी वर्कशीट के माध्यम से ये जो पढ़ाई हो रही है यह काफ़ी आसान है और आपको घर तक उपलब्ध करवाई जा रही है। इसलिए आप ध्यान से पढ़ेंगे और हमारे साथ बने रहिए। आपकी सारी वर्कशीट इस चैनल पर आपको टाइम से अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं। इस पाठ का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी नेपाली भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है छोटे छोटे हाथों को जोड़कर। यह पाठ एक साहित्यिक विधा प्रकार यात्रा वृत्तांत है। हमने आपको बहुत बार बताया है कि साहित्यिक विधा में क्या क्या होता है। यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, कहानी, नाटक, पत्र लेखन, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसी तरह से यह हिंदी साहित्य की गद्य की एक विधा है। यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा का वर्णन है। किसी स्थान की यात्रा करना, यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आपने समझ लिया यात्रा वृत्तांत क्या क्या कहलाता है। जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो उस जगह की भौगोलिक स्थिति का वर्णन, सामाजिक वर्णन, आर्थिक वर्णन, सांस्कृतिक मतलब रहन सहन, वहाँ के वेशभूषा का वर्णन, ये सब कुछ यात्रा वृत्तांत, और इसको साहित्यिक रूप में जब हम इसका वर्णन करते हैं तो ये यात्रा वृत्तांत कहलाता है। आप भी कई स्थानों की यात्रा करते होंगे और वहाँ की स्थितियों से परिचित होते होंगे। अगर आप उसे लिखें तो यह यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। मतलब आपने जहाँ यात्रा की है और वहाँ की परिस्थितियों को, वहाँ की बातों को अगर आप लिखते हैं तो यह क्रियाकलाप यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। उसको अगर आप साहित्यिक रूप देते हैं तो यह यात्रा वृत्तांत कहलाएगा। इस पाठ में लेखिका मधु कांकरिया, लेखिका का नाम है मधु कांकरिया, ने पूर्वोत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम की यात्रा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। आइए अब हम पाठ को जानते हैं। लेकिन आपके वर्कशीट में एक प्रश्न आया है कि सिक्किम कहाँ स्थित है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सिक्किम कहाँ स्थित है, उसके बाद आप बहुत अच्छे ढंग से इसको समझ लेंगे। यह भारत का मानचित्र है और भारत के मानचित्र पर ये जो रेड वाला आप हिस्सा देख रहे हैं ये सिक्किम है। तो आपने समझ लिया सिक्किम कहाँ है। ये दो ओर से तिब्बत और चाइना से घिरा है, इधर भूटान से घिरा है और इधर ये नेपाल से घिरा है और दक्षिण में पश्चिम बंगाल से घिरा है। और यह क्षेत्र हिमालय के काफ़ी नज़दीक होने के कारण यह पर्वतीय क्षेत्र है, जंगलों वाला क्षेत्र है और यहाँ का जो स्थल है काफ़ी रमणीय स्थल है। यहाँ घूमने वाले भी बहुत से स्थान है, पर्यटन का बहुत बढ़िया जगह है यह। तो इस तरह से लेखिका ने सिक्किम की यात्रा की और सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में, आप देख रहे हैं कि अगर भारत की स्थिति को देखें तो यह भारत के पूर्वोत्तर, ये पूर्वी भाग और ये उत्तरी भाग में पड़ता है। चलिए अब वर्कशीट देखते हैं। आइए अब हम पाठ को जानते हैं। हमने देख लिया सिक्किम कहाँ है, तो अब पाठ पर आते हैं। मैंने हैरान होकर देखा, ये लेखिका के शब्द हैं। मैंने हैरान होकर देखा जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिम आ रहे थे। मतलब आसमान जैसे उल्टा पड़ा था, इनके कहने का मतलब ये है। और सारे तारे बिखर कर टिम 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 नीचे आ रहे थे। मतलब वहाँ जो पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी रहती है इसकी वजह से ऐसा लगता है कि और उन बर्फ़ पर तारों का प्रतिबिंब जो दिखता है तो ऐसा लगता है कि सारे तारे ज़मीन पर ही हैं। ढलान बीपी तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनी की एक झालर सी बना दी थी। मतलब वहाँ के ढलान पर और तारों के जो सितारों के गुच्छे थे वह रोशनी जैसे बने थे। वह रात में जगमगाता गंगटोक शहर, सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और गंगटोक हिमालय के बगल में ही, वहाँ से हिमालय के हिमाच्छादित शिखर दिखते हैं, बर्फ वाले शिखर दिखते हैं। तो वही कह रहा है कि रात में जगमगाता गंगटोक शहर का इतिहास
और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश कर एक ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। मतलब गंगटोक शहर की जो सुंदरता थी काफ़ी व्यापक थी और रात में तो और अच्छी हो जाती है जब उसमें रोशनी जलती है। सुबह शाम रात रहस्यमयी सितारों भरी रात में सम्मोहन जगा रही थी। मतलब कि वहाँ की रात इतनी अच्छी लग रही थी कि लोग सम्मोहित हुए जा रहे थे। जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मतलब उस क्षण को देखकर लेखिका का जो मन था वह शांत हो गया था, शून्य हो गया था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। मतलब उसी जगह को देखकर लेखिका का मन उसमें डूब चुका था और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। और वह जादुई झालर लेखिका को इतनी प्रभावित कर रही थी कि इनकी इंद्री उसी के बस में हो गई थी, उसी को देख रही थी, उसी को सोच रही थी और उसी में डूबी हुई थी। धीरे धीरे एक उदास शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमनो कौशली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। सिक्किम में नेपाली भाषा बहुतायत में बोली जाती है, तो इसलिए लेखिका ने वहाँ नेपाली युवती से एक प्रार्थना सीखा था और यही आपके चैप्टर का कुछ अंश है जिसको कि हम लोगों ने इस वर्कशीट में जाना। अब यहाँ कुछ प्रश्न हैं, जैसे 5 प्रश्न दिए गए हैं। यात्रा वृतांत किसे कहा गया है और इसमें किस बात का वर्णन किया जाता है। प्रश्न 2 है, लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है। प्रश्न 3 है, रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था, वहाँ की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है। और प्रश्न 4 है, नेपाली लोग क्या क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे। प्रश्न 5 है, नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा। और उसके बाद एक गतिविधि है कि अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और अंत में कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर को लिखते हैं। प्रश्न 1 है, यात्रा वृतांत किसे कहा गया है और इसमें किस बात का वर्णन किया जाता है। तो इसका उत्तर है किसी स्थान की यात्रा करना और यात्रा के दौरान पहुंचने का साधन, उस स्थान की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का साहित्यिक रूप में वर्णन करना यात्रा वृतांत कहलाता है। इसमें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश का वर्णन किया जाता है। प्रश्न 2 है, लेखिका कहाँ गई थी और वह स्थान भारत में कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर है लेखिका सिक्किम गई थी, यह भारत के पूर्वोत्तर भाग में स्थित है। उसके बाद प्रश्न 3 है, रात में जगमगाता गंगटोक शहर कैसा दिख रहा था, वहाँ की सुंदरता का वर्णन लेखिका ने किन शब्दों में किया है। तो इसका उत्तर है रात में जगमगाता गंगटोक शहर रोशनी की झालर जैसा दिख रहा था। लेखिका ने कहा है कि जगमगाता गंगटोक शहर सुबह शाम रात रहस्यमयी सितारों भरी रात में सम्मोहन जगा रही थी। जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मैं, मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर बाहर सिर्फ शून्य था और थी अति इंद्रियता में डूबी रोशनी की वह जादुई झालर। उसके बाद चौथा प्रश्न है, नेपाली लोग क्या प्रार्थना करते हैं और कैसे। तो इसका उत्तर है नेपाली लोग प्रार्थना में कहते हैं कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों से भरा हो, अच्छाइयों को समर्पित हो, अच्छाइयों को समर्पित हो। यहाँ आप जोड़ लीजिएगा, ये छूट गया है, समर्पित हो। और फिर 5वां प्रश्न है, नेपाली युवती से लेखिका ने क्या सीखा। तो इसका उत्तर है नेपाली युवती से लेखिका ने नेपाली भाषा में प्रार्थना करना सीखा
और उसके बाद छठा एक गतिविधि है कि अपनी किसी यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो यह आप अपनी यात्रा का कीजिएगा। मैंने दृष्टांत के रूप में आपको एक बात बता दी है, लेकिन आपने अगर कोई यात्रा की होगी तो आप उस यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिएगा। एक बार मैंने झारखंड के पहाड़ी भागों की यात्रा की। उस समय हम लोग घने जंगल से गुजर रहे थे, तभी हमारे गाड़ी के टायर पंचर हो गए। अंधेरा होने के कारण हमें आसपास इंसानों की बस्ती ढूंढनी पड़ी। तब हमें कुछ आदिवासियों के घर दिखाई पड़े। हमने उनसे अपनी बातें कही। वह हमारी भाषा नहीं समझते थे, फिर भी इशारों से हमने उनको अपनी बात बताई। उन लोगों ने हमारी काफ़ी मदद की और रात भर ठहरने का जगह दिया, अपना पारंपरिक भोजन कराया और बहुत ही मान सम्मान के साथ रखा। फिर सुबह हम अपनी गाड़ी बनवाकर अपने घर की ओर चल पड़े। आज भी हमें उन आदिवासियों का रहन सहन, उनकी खातिरदारी याद आती है। वह कुछ बहुत सरल, सहज और कोमल स्वभाव के थे। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट के सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।